सुनते हैं खाली मकान का रहस्य भाग 3। होश में आने पर जब मैंने भूमि पर लेटा हुआ पाया, उस वक्त रात का 2 बज चुका था। मेरा पूरा बदन धूल मिट्टी से लथपथ था। मांस पकाने वाली वह रहस्यमय औरत गायब थी। रसोई घर में चारों ओर धूल ही धूल था। बेहोश होने से पहले मैंने फर्श पर खून फैला हुआ देखा था। चूल्हे में भी आग जलने का कोई निशान नहीं था। एक कोने में धूल खाती हुई कढ़ाई पड़ी थी। मकड़ियों ने कढ़ाई को भी नहीं बख्शा था। उन्होंने उसमें भी जाला बुन रखा था। यदि यह सच है तो मैंने जो देखा था वह क्या था? वह कोई सपना था या हकीकत थी? मांस पका रही वह नीली साड़ी वाली औरत कौन थी? वह आई कहाँ से और कहाँ गई? फर्श पर बिखरा खून गायब कैसे हो गया? चूल्हे में आग जली थी तो वह बुझी कैसे, और उसका कोई निशान क्यों नहीं है? ओफ ओ, मेरा दिमाग भिन्ना गया। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। जब मैंने यहाँ खाली पड़े मकान में कदम रखा है, तब से विचित्र घटनाएं हो रही हैं। बड़े बड़े नाखूनों वाली औरत सपने में दिखी होगी। उसने सपने में मेरा गला दबाने की कोशिश की होगी, परंतु गले में दर्द क्यों हो रहा है? मैं रसोई घर के दरवाजे पर बेहोश पड़ा था। इसका मतलब है कि पैरों पर चलकर वहां तक गया था। इसलिए मैंने वहां जो देखा वहां कोई सपना नहीं था। यदि वह सपना नहीं था तो क्या था? क्या मैं भूत प्रेत लीला देख रहा हूँ? यदि हाँ, तब वह अदृश्य अवश्य भूतनी होगी। यह ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बदन रोमांचित हो उठा। गर्दन के पिछले हिस्से में सिहरन की लहर सी दौड़ गई। मेरी सांसें एकाएक धौंकने की तरह तेज चलने लगी। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं वहीं धूल भरी फर्श पर बैठ गया। मैं भूत प्रेत को नहीं मानता था। मैं इन्हें अंधविश्वास का मन का वहम समझता था। मेरा यह मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती नहीं। मेरा यह विश्वास डगमगाने लगा था। मैंने आधे अधूरे मन से स्वयं को तसल्ली दिया कि मैंने जो देखा वह भयानक सपने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। साहस और धैर्य सभी मुसीबतों का इलाज है। भूत प्रेतों का भी यदि उनका अस्तित्व हो तो। मेरा भय कुछ कम हुआ तो मैं उठा और कपड़ों तथा शरीर पर लगे धूल धक्कड़ को साफ कर मैं बिस्तर पर जा लेटा। ऐसी हालातों में मैं नींद आना बहुत मुश्किल काम है। मैं जब अपनी आंखें बंद करता तब रसोई घर का सारा दृश्य आंखों के आगे तैरने लगता। सपना याद आने पर गर्दन में दर्द होने की अनुभूति होने लगती और तब मैं अनायास ही गले में हाथ फेरने लगता। कुछ समय पश्चात मुझे बाहर गली में किसी मनुष्य की पदचाप सुनाई दी। तब रात का 2:30 बजा हो था। इतनी रात गए कौन कहाँ जा रहा है, मुझे यह जानने की उत्सुकता हुई। मैंने बाहरी दरवाजे तक गया और उसे सावधानीपूर्वक धीरे धीरे खोला। मुझे डर था कि हॉरर फिल्मों की तरह यह चर्र की आवाज करता हुआ न खुले। यह गनीमत थी कि वह निशब्द खुला। दोनों पल्लों के बीच आधा इंच की झिरी रख मैं धैर्य की प्रतिमूर्ति बनकर प्रतीक्षा करने लगा। सेकंड मिनट में बदले, फिर मिनट भी मिनटों में बदलने लगे। मैं इंतजार करता रहा। मेरी यह तपस्या व्यर्थ नहीं गई। लगभग आधे घंटे के बाद एक छाया जंगल की ओर से आती हुई दिखी। यह वही लड़की थी जो शाम को दिखी थी तथा जिसने मुझे नमस्ते भी किया था। अंधेरा होने के बावजूद मैंने उसे साफ पहचाना। वह बस्ती की ओर बढ़ गई। उसकी नज़र मेरे मकान की ओर ही थी। इससे मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह लड़की भूत नहीं हो सकती। यह लड़की किसी के प्रेम जाल में उलझी हुई है। इसे अभी मौका मिला होगा अपने प्रेमी से मिलने का। इस समय यह उसी से मिलकर लौट रही है। यह शाम को भी संभवतः उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। संभव है कि इसने अंधेरे में मुझे अपना प्रेमी समझ लिया हो और दौड़ आई हो।
जब उसे यह लगा कि मैं वह नहीं कोई और हूँ तो उसने नमस्ते जी कह दिया। उस समय उसकी भेंट अपने बॉयफ्रेंड से नहीं हुई होगी। यदि मैं सही हूँ तो उस लड़की का लव नेस्ट प्रेम घरौंदा भी यहीं आसपास में होना चाहिए। कमल भानु के मकान में पानी की व्यवस्था नहीं थी। चौक वाला हैंडपंप स्वच्छ जल का निकटतम स्रोत था। उससे थोड़ा आगे एक कुआं था। हैंडपंप की व्यवस्था होने से पहले मोहल्लावासी उसी कुएं के पानी से निस्तारी करते थे। मैं अगली सुबह देर से सोकर उठा। 4 बजे के आसपास मुझे नींद आई थी। घड़ी में 7:30 ही बजा था, परंतु जून माह होने से इस समय भी धूप कड़ी हो गई थी। दरवाज़ा खोलते मेरी मुलाकात उसी लड़की से हुई जिसे मैंने रात में 2:30 बजे जंगल से बस्ती की ओर जाते हुए देखा था। वह मुझे देखकर मुस्कुराई, फिर नमस्ते की। मैंने उसे नमस्ते का जवाब दिया। आप कौन है? उसने पूछा। मैंने उसे बताया, मेरा नाम शोभित शरण है, मैं भद्रापारा में शिक्षक हूँ। इस मकान के मालिक का भांजा मेरा मित्र है। मैं यही रहते हुए अपनी ड्यूटी बजाऊंगा। वह मुझे विस्फारित नेत्रों से ऐसे देखने लगी मानो मैं कोई अजूबा हूँ या फिर मैंने कोई असंभव बात कह दिया हो। सर, उसने कहा, आप यहाँ ना रहें तो अच्छा है। क्यों? क्यों ना रहूं मैं? यहाँ से अजीब अजीब आती है ना। उसने कहा, बहुत से लोगों ने सुना है, मैंने भी सुना है। मैं बकरियां चराने इधर ही आती हूँ। यह मकान भूतहा है सर। आप यहाँ से चले जाइए अभी, इसी समय, तत्काल। उसकी बातों से मेरी हंसी छूट गई। उसने मुझे देखा मानो मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूँ। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मैंने कहा। यह वहम के सिवाय और कुछ भी नहीं है। नहीं मानते तो मुझे क्या, रहिए, बड़े शौक से रहिए। उसने कहा, बाद में आप ये ना कहना कि मुझे मंजरी ने नहीं बताया था। नहीं कहूँगा। मैं हंसा। ये मंजरी कौन है? वो तो आपके सामने खड़ी है, इसने इठलाकर कहा। लेकिन कौन? कोई इसका कहा मानता ही कहाँ है। मंजरी मेरा ही नाम है। आप यहाँ नए आए हैं सर, कुछ चाहिए तो कहिए। इस समय मुझे मजदूर चाहिए, मैंने कहा। मुझे मकान की सफाई धुलाई करानी है। और हाँ, मुझे एक ऐसा आदमी भी चाहिए जो सुबह शाम पानी भरे। हो जाएगा सर, आप इंतजाम सब इंतजाम हो जाएगा, मंजरी ने कहा। उसने कहा, मैं अभी मजदूर लेकर आती हूँ। यह कहकर वह चली गई। कितनी तेज तर्रार लड़की है। मैं स्वयं को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक सका। मैं प्रतीक्षा करने लगा। भाई, ज़्यादा समय तक इंतजार करना नहीं पड़ा। मंजरी उम्मीद से पहले ही लौटी। उसके साथ 2 लोग थे, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। उसने उसका परिचय देते हुए कहा, सर, ये रामकली और ये सोन साय हैं। इन्हें आप 300 रुपये दे देना। ये दोनों आपके मकान की झाड़ू बुहारी तथा लिपाई पुताई करेंगे। रामकली और सोन साय अपने काम में जुट गए। बातों बातों में मुझे यह ज्ञात हुआ कि मंजरी तथा उसके चाचा मेरे नज़दीकी पड़ोसी हैं। मंजरी का चाचा विदुर है। उसकी चाची जीवित रहने तक कमल भानु के यहाँ साफ सफाई तथा दोनों समय भोजन पकाने का काम करती थी। क्या हुआ था तुम्हारे चाचे को? मैंने पूछा था। किसी बात को लेकर उसका चाचा से झगड़ा हुआ था। चाचा ने उसे ना जाने ऐसा क्या कहा कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह कोई 2 महीने पहले की घटना है। वह तथा जीवन चाचा दोनों कमल सेठ की खेतीबाड़ी तथा यहाँ मकान की देखभाल करते थे। कमल सेठ को उसकी मौत का बहुत दुख हुआ था। उन्होंने चाचा की खूब मदद की थी। तुम्हारी चाची कितने साल की रही होंगी? मैंने पूछ लिया। मेरे दिमाग में सपने वाली औरत की छवि एकाएक कौंध गई। यही कोई 35-36 साल की रही होंगी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मेरी माँ संभाल रही है। वो
मैं सोचने लगा कि रात वाली औरत कहीं मंजरी की चाची की आत्मा तो नहीं। तुम्हारी चाची का नाम क्या था? कुंजमती, उसने बताया। मंजरी बहुत बातूनी लड़की थी। उसने सहारनपुर तथा वहाँ की गलियाँ, दुकानों आदि के बारे में बताया। मुझे किनसे मित्रता करनी चाहिए तथा किनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, उसने मुझे सुझाव भी दिया। यह उसकी बातों का ही असर था कि 2 घंटे बाद मुझे यह प्रतीत होने लगा कि मैं वहाँ महीनों से रह रहा हूँ। दोपहर से जरा पहले जब मंजरी मेरे लिए भोजन का इंतजाम करने गई हुई थी, तब मुझे सोन साय ने पुकारा, सर सर यहाँ आइए। तो मैं तत्काल भीतर गया। वह दूसरे बेडरूम की सफाई कर रहा था, आराम के लिए पहले वाले बेडरूम में जहाँ मैं रात को सोया था। उसके दीवारों की चूने से पुताई कर रही थी। सोन साय लड़की के एक बक्से को बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। उसने कहा, इन सामानों को रखूं या फेंक दूं? यह कहकर उसने उसका ढक्कन ऊपर से उठाया। भीतर रखे सामान को देखकर मेरा मुख खुला का खुला रह गया।